नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस क्लास में हम इस सिद्धांत को समझेंगे। इस सिद्धांत का प्रयोग जन्म कुंडली में फलादेश करते समय अवश्य करना चाहिए। यानी इस सिद्धांत को अवश्य ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा फलादेश फल कथन गलत न हो। यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है, जब मैं जन्म कुंडली पर उदाहरण से बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, वास्तव में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि यदि आप इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो काफी हद तक आप अपना फल कथन मिस कर रहे हैं। आपका फल कथन इस सिद्धांत को छोड़ने के कारण गलत भी हो सकता है। गलत कैसा? तो आप कहेंगे कुछ और हो जाएगा कुछ और। ऐसा न हो इसके लिए यह सिद्धांत आप अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए। ज्योतिष जगत में यह सिद्धांत बहुत प्रचलित है। अब आइए इस सिद्धांत को आप जन्म कुंडली पर कैसे अप्लाई करेंगे इसको समझते हैं। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली में 12 भाव हैं और इन्हीं 12 भावों से हमें अपने जीवन के प्रत्येक प्रश्न देखने हैं। चाहे वह भूतकाल का प्रश्न हो, चाहे वर्तमान का हो, चाहे भविष्य का हो। और किस भाव से क्या देखा जाता है आप यह भी समझ रहे होंगे। जैसे कि जन्म कुंडली में लग्न भाव से छठवां भाव किस चीज का है? तो रोग रिपु ऋण का है। तो ये लग्न भाव से कौन सा नंबर का भाव हुआ? छठवां भाव हो गया। तो इस छठवें भाव से जो छठवां भाव होगा वह भी रोग रिपु ऋण से संबंधित होगा। यही यह सिद्धांत कहता है। कौन सा सिद्धांत? भावाद भावम। इस दो शब्द को आप याद रखिए। भावाद भावम का मतलब हो गया भाव से भाव। अर्थात जैसे कि जन्म कुंडली में लग्न भाव से पांचवा भाव किस चीज का है? तो विद्या का है। सबसे पहले विद्या ही मान लीजिए, संतान का है, बुद्धि का है। तो यह जो पांचवा भाव आपके विद्या का हो गया, शिक्षा का हो गया, संतान का हो गया, यानी जो भी बातें यहां से विचार किए जाते हैं, यह कौन सा भाव है? पांचवा है। लग्न से पांचवा घर आपके विद्या का हुआ, तो इस पांचवे से जो पांचवा होगा वह भी आपकी विद्या का भाव होगा। और जब आप जन्म कुंडली में इस पांचवें भाव को देख रहे हैं विद्या के लिए, तो इस भाव को देखते समय ही इस पांचवें से पांचवा यानी नवे भाव को भी देख लीजिए और इन दोनों भावों को देखकर आप फिर फलादेश करिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपना फलादेश छोड़ रहे हैं, आपसे फलादेश छूट रहा है और आपका फलादेश गलत हो सकता है। अब गलत कैसे होगा इसका भी मैं आपको उदाहरण दूंगा, आप समझ जाएंगे कि हाँ वास्तव में। पहले आप इस सिद्धांत को समझ लीजिए। इसी प्रकार से आपको प्रतीक भाव से देखना है। अब मान लीजिए यहाँ पांचवे से पांचवा विद्या के लिए हमें कौन सा भाव देखना है? नवा भी देखना है। अब इस नवे से नवा कौन सा होगा? नवा भाव किस चीज का है? तो भाग्य का है। लग्न से नवा घर भाग्य का हो गया। तो इस भाग्य के लिए, इस भाव के लिए, इस भाव से संबंधित बात विचार करते समय हमें नवा देखना है भाग्य के लिए, और इस भाव के साथ साथ भाग्य के लिए हमें इस नवे से नवा घर देखना है। नवे से नवा कौन सा हो गया? तो पांचवा हो जाएगा। गिन कर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नवे से नवा होने के कारण यह पांचवा भाव भी हमारे भाग्य का भाव हो गया। यानी हम जन्म कुंडली में भाग्य के लिए लग्न से नवा घर देखते हैं, लेकिन हम नवे से नवा पांचवा देखना भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भाग्य से संबंधित जो भी बातें हम ज्ञात करेंगे वह आधा अधूरा रह जाएगा। अब आइए इसका उदाहरण समझिए, एक और खास उदाहरण जिससे आप समझ जाएंगे कि वास्तव में इस सिद्धांत को आपको ध्यान रखना है, अपने मस्तिष्क में बैठा लेना है। मान लीजिए सवाल आ गया रोग, रिपु और ऋण यानी कर्ज का, कर्ज से संबंधित। इनमें से किसी भी एक ही शब्द को आप ले लीजिए। रोग से ही संबंधित कोई सवाल हो गए, या रिपु यानी शत्रु से संबंधित हो गए, या किसी ने कर्ज के बारे में ही पूछ दिया। तो आप क्या देखते हैं? जन्म कुंडली का छठवां भाव। लग्न से कहां जाते हैं? 6 घर आगे। यही भाव रोग रिपु ऋण का है। अभी मात्र 3 ही शब्द आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ यह सिद्धांत कहता है कि रोग रिपु ऋण इस छठवें घर से देख रहे हो, तो इस छठवें से जो छठवां घर बनेगा वहां से भी आप रोग रिपु ऋण का विचार कर लीजिए, क्योंकि वह भाव भी रोग रिपु ऋण से संबंधित हो जाएगा।
वो भी होगा। और वह भाव क्यों होगा रोग रिपुरण से? तो कहा भावाद भावम। इस सिद्धांत के कारण जिस भाव से हम जो बातें विचार करते हैं, वह भाव जिस संख्या का भाव होगा, उस संख्या वाला भाव भी उस भाव से यही बातें बतलाएगा जो यहाँ हम छठवें भाव से विचार कर रहे हैं। अब इसको समझिए, जैसे हमने छठवां भाव से क्या देखा? रोग रिपु ऋण। तो इस छठवें से जो छठवां बनेगा, इसको गिनिए। अब इसी को एक मानिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कुंडली का 11वां भाव। अब इस भाव से भी आपको रोग रिपु ऋण का विचार करना है। और एकादश भाव से, 11वें भाव से रोग रिपु ऋण का विचार क्यों होगा? क्योंकि सिद्धांत लग गया भावाद भावम। ये छठवें से छठवां हो रहा है, जिस कारण यह भी रोग रिपु ऋण का प्रतिनिधित्व करेगा। इसका यहाँ यह डिपार्टमेंट बन जाएगा, यानी रोग रिपु ऋण का भी घर 11वां है। अब फलादेश कैसे गलत होगा? तो मान लीजिए आपने किसी की जन्म कुंडली पर देखा छठवां भाव रोग रिपु ऋण के लिए, और आपको मान लीजिए यहां से ऐसी स्थितियां ज्ञात हो रही हैं कि रोग से कोई ज्यादा आपको दिक्कत परेशानी नहीं है, शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे, और कर्ज को लेकर कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। आपने छठवें भाव से देख लिया और आपने बता दिया कि रोग भी नहीं है, शत्रु भी आपको परेशान नहीं करेंगे, और कर्ज को लेकर तो कोई आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसी कुंडली में यदि 11वां भाव खराब हो, तो जातक रोग रिपु ऋण से परेशान हो जाता है। तो आप छठवां भाव देखकर कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस भाव से मिल रहा होगा, तो आपका फलादेश गलत हो जाएगा। इसीलिए जब भी आपको रोग रिपु ऋण देखना है, तो ये कौन सा भाव है आपको यह पता है कि ये छठवां है, तो इस भाव से संबंधित बातें जो भी आप विचार कर रहे हैं, उसके संदर्भ में इस भाव से इतना ही संख्या वाला भाव भी देख लीजिए। जैसे रोग रिपु ऋण देख रहे हैं यहां से, तो इस छठवें से छठवां भी रोग रिपु ऋण के लिए देख लीजिए। यही मैंने कहा, जैसे भाग्य के लिए आप 9वां घर देख रहे हैं, तो 9वें घर को देखकर आप भाग्य के बारे में बता रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये ठीक है। लेकिन मात्र यही भाव देखकर केवल भाग्य का फलादेश न करिए, इस 9वें से 9वां यानी 5वां भी देख लीजिए भाग्य के लिए। अगर यहां से भाग्य प्रबल है और यहां से खराब है, तो कहीं ना कहीं भाग्य धोखा भी देगा। और यदि ये भाव खराब है, तो आपने कह दिया कि आपका भाग्य अच्छा नहीं है, लेकिन 5वां भाव अच्छा है, तो उस जातक का भाग्य अच्छा काम कर जाएगा। तो वो कहेगा कि इन्होंने तो कहा था कि हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा तो भाग्य बड़ा अच्छा काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि 5वां भाव अच्छा हो सकता है। तो केवल आप 9वें भाव को देखकर केवल भाग्य का फलादेश नहीं करिए, इस 9वें से 9वां यानी 5वें भाव को भी आप देख लीजिए। इसी प्रकार विद्या के संदर्भ में भी देखना है 5वें से 5वां, यानी पंचम भाव को देखकर केवल पंचम भाव की बातें आपको नहीं बतानी है, इस पंचम से पंचम यानी नवम को भी आपको देख लेना है। इसी प्रकार एक और उदाहरण आप लीजिए, जन्म कुंडली का 8वां जो भाव है, ये किस चीज का है? तो आयु का है। ये आयु का भाव है, तो केवल 8वें भाव को देखकर आप आयु से संबंधित बातें न बताइए, आयु का फलादेश न करिए। इस 8वें से 8वां जो भी भाव होगा, उस भाव को भी देख लीजिए, नहीं तो आपका फलादेश आधा अधूरा रह जाएगा। और 8वें से 8वां आयु के लिए क्यों देखना है? तो फिर मैं कहूंगा भावात भावम। यह सिद्धांत ज्योतिष जगत में बहुत प्रचलित है, आप भी अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए। अब आयु के लिए एक तो हो गया 8वां भाव, और दूसरे में 8वें से 8वां गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी तीसरा भाव। इन दोनों भावों को आप देखकर आयु के बारे में बताइए, तो आपका फलादेश सटीक होगा, नहीं तो आधा अधूरा रह जाएगा। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि दूसरा और सातवां मारक क्यों होता है। चलिए सूक्ष्म रूप से आपको यही बता देता हूं। ये दूसरा और सातवां मारक इसीलिए होता है क्योंकि आयु भाव जो है, इससे अगला ही बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आयु भाव से 12वां हो गया 7वां, इसलिए ये आयु का मारक है। और तीसरा भाव भी आयु का है,
क्यों? क्योंकि भावात भावम सिद्धांत लागू होता है, तो 8वें से 8वां तीसरा हो गया आयु का, और इस आयु के भाव से दूसरा भाव 12वां बनता है, और 12वां है हानि का, नुकसान का, क्षति का। इसलिए यहां से भी ये आयु का भाव हो गया, तो आयु की क्षति करने वाला भाव दूसरा हो गया, और यहाँ 8वां भाव आयु का है, और इस 8वें भाव से 12वां हो गया 7वां। इसलिए दूसरा भाव और 7वां भाव मारक भाव माना जाता है, क्योंकि वह आयु की क्षति करने वाला होता है। भावात भावम सिद्धांत का इतना गहरा महत्व है, तो आप यदि फलादेश में इस सिद्धांत को छोड़ रहे हैं, इसका आप अप्लाई नहीं करते, फलादेश करते समय इसको ध्यान में नहीं रखते, तो स्पष्ट है कि आपका फलादेश आधा अधूरा ही होगा। आप पूर्ण रूप से फलादेश नहीं कर पा रहे हैं, और आपका फलादेश भी गलत हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस तरह से आपका फलादेश भी गलत हो सकता है। इसलिए जब भी आप कुंडली देखें, इस सिद्धांत को जरूर अप्लाई करें। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का यह क्लास आपके समझ में आया होगा, और मेरा यह विश्वास है कि आगे आप कुंडली का फलादेश करते समय इस सिद्धांत को हमेशा ध्यान रखेंगे, ताकि आपका फलादेश सटीक हो, सूक्ष्म हो और सही हो। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।